स्वागत और अभिनंदन करता है और आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हमारे मध्य सौभाग्य से उपस्थित है आदरणीय श्री योगेश कुमार शर्मा जी, रजिस्ट्रार जनरल योगेश कुमार गुप्ता जी, रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय उत्तराखंड। तो आपका हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जबकि प्रोफेसर लक्ष्मण सिंह बटोही जी हमारे मध्य आज उपस्थित हैं। हिंदी साहित्य में आपका बहुत बड़ा योगदान है सर, और आपके ही आशीर्वाद से और आपके ही इन चरगमलों के आशीर्वाद से जहूर आलम जी, जो कि रंगकर्म का एक दूसरा नाम नैनीताल नगर में माना जाता है, और हमारे मध्य उपस्थित हैं आदरणीय श्री मिथिलेश पांडे जी, जो कि प्रयोगांग नैनीताल के संरक्षक के रूप में हैं। और आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रिय नांदा के बड़े भाई के रूप में आप हैं, और हमेशा अपना आशीर्वाद हम सभी को यहाँ की शुरुआत के लिए हम सबसे पूर्व इसमें दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करने जा रहे हैं आदरणीय श्री योगेश कुमार गुप्ता जी, रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय श्री मिथिलेश पांडे जी से कि आप हमारे आज के हमारे लिए मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय श्री योगेश कुमार गुप्ता जी को आमंत्रित करेंगे। साथ ही साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रोफेसर लक्ष्मण सिंह बटोही जी को कि सर आप यहाँ। तो आदरणीय श्री योगेश कुमार गुप्ता जी, प्रोफेसर लक्ष्मण सिंह बटोही जी यहाँ पर उपस्थित है, आदरणीय श्री जहूर आलम जी और आदरणीय श्री मिथिलेश पांडे जी, और इस प्रस्तुति के परिकल्पना एवं निर्देशक श्री मदन मेहरा जी, और आपके करकमलों के द्वारा अब दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ यहाँ पर अपने अभिनय से शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हम सभी को उनका यह आशीर्वाद मिलता रहे और हम भी उन्हीं की तरह निरंतर प्रगति करते रहे और अपने ही देश का नाम, अपने शहर का नाम यूं ही आगे बढ़ाते रहे। तो आज सौभाग्य से कई प्रबुद्धजन और हमारे शहर के वरिष्ठ रंगकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। तो जानेंगे हम निर्मलदा के बारे में कि किस तरह से उन्होंने इस रंगकर्म के क्षेत्र में अपना योगदान दिया, और किस तरह से एक छोटा सा बच्चा जिसके जहन में एक आइए सर हमारे सभी गुरुजन यहाँ पर उपस्थित हैं। आदरणीय श्री घनश्याम लाल शाह जी, श्री राजीव लोचन शाह जी, श्री एच.एस. राणा जी, श्री जहूर आलम जी यहाँ पर उपस्थित हैं, आदरणीय श्री प्रोफेसर लक्ष्मण सिंह वेस्ट बटोही जी, और आप कुछ देकर हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय का हार्दिक स्वागत। आप सभी से दोबारा ना मिलने की कामना के साथ आपके प्रिय रोहन और रंजना डॉट डॉट। अरे सुनती हो, अरे सुनती हो क्या? तुम भी 21वीं सदी में सुनती हो? तो फिर क्या कहूँ? बेबी सुनो। बेबी, अच्छा यार छोड़ो ये सब। देखो ना, मैंने हम दोनों का अंतिम पत्र लिखा है, कैसा लग रहा है? बढ़िया है ना, चलो उसको पढ़ता हूँ। ये दुनिया बहुत बुरी है, प्रेमियों को जीने नहीं देती। हम इसे छोड़कर चंद्रलोक जा रहे हैं, जहाँ प्रेम के
ये दुनिया बहुत जालिम है ना रंजना। हाँ, बहुत दुष्ट है। इसमें आग क्यों नहीं लग जाती? क्योंकि आग लगाने वाले आत्महत्या जो कर लेते हैं। तुम्हें पता है हम अनंत काल तक चंद्रलोक में सुख भोगेंगे। तुम्हें लगता है हम चंद्रलोक में सुख भोग पाएंगे? यार ऐसा क्यों कह रही हो? चंद्रलोक में भी तो यहाँ की तरह मानव जाति है, लेकिन यहाँ से ज्यादा मानववादी। ये तुम्हें कैसे मालूम? अरे ये मैं नहीं, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर माता दीन कहते हैं। अरे वैज्ञानिक कहते हैं चांद पर जीवन है ही नहीं, लेकिन हमारे सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर एमडी साहब माता दीन कहते हैं वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं, वहाँ हम जैसे मनुष्यों की आबादी है। अब ये माता दीन कौन है? अरे यार रंजना, हम आत्महत्या करने जा रहे हैं और आगे का सफर बहुत ही लंबा है। मैं तुम्हें माता दीन के चांद पर जाने का किस्सा सुनाता जाता हूँ। अरे यार देखो, विज्ञान ने हमेशा माता दीन से मात खाई है। अरे फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ कहते हैं कि छुरे पर पाए गए निशान मुलजिम के है ही नहीं, लेकिन हमारे माता दीन उसे सजा दिलवा देते हैं। ये वैज्ञानिक केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। भले ही छुरे पर पाए गए निशान मुलजिम की उंगलियों के नहीं हैं, पर मैं साबित कर सकता हूँ कि खून ग्लव पहनकर किया गया है। भाई उन्होंने चांद का उजला हिस्सा देखा और कह दिया कि वहाँ जीवन नहीं है। मैं चांद का अंधेरा हिस्सा देख कर आया हूँ, वहाँ मनुष्य जाति है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक कही। भाई अंधेरे पक्ष के दरअसल माता दीन माहिर माने जाते हैं। लेकिन ये माता दीन चांद पर गए क्यों थे? क्या किसी टूरिस्ट की हैसियत से या फिर किसी अपराधी को पकड़ने? यार एक बार चांद सरकार की तरफ से एक पत्र भारत सरकार को प्राप्त हुआ। 4 3 2 1 लेफ्ट राइट डाउन लेफ्ट 4 3 2 1 लेफ्ट राइट डाउन लेफ्ट 4 3 2 1 लेफ्ट राइट डाउन लेफ्ट 4 3 2 1 लेफ्ट राइट डाउन लेफ्ट। चांद सरकार की ओर से भारत की सरकार को नमस्कार। वैसे तो हमारी सभ्यता बहुत आगे है, परंतु हमारी पुलिस में पर्याप्त क्षमता नहीं है। वो अक्सर अपराधियों को पकड़ने और उन्हें सजा दिलाने में सफल नहीं होती। हमने सुना है कि भारत की पुलिस ने बहुत तरक्की की है। वो अपराधियों का पता लगाने और उन्हें सजा दिलाने में दक्ष है। भारत सरकार से चांद सरकार और यहाँ के निवासियों का अनुरोध है कि वो अपने वहाँ से एक पुलिस ऑफिसर को यहाँ भेजें, जो कि हमारी पुलिस को प्रशिक्षित कर सके। धन्यवाद के साथ आपके सहयोग की उम्मीद में चांद सरकार। 4 3 2 1 लेफ्ट राइट डाउन लेफ्ट 4 3 2 1 लेफ्ट राइट डाउन लेफ्ट 4 3 2 1 लेफ्ट राइट डाउन लेफ्ट 4 3 2 1 लेफ्ट राइट डाउन लेफ्ट। आप ऐसा कीजिए कि किसी आईजी को भेज दीजिए। नहीं सर, किसी आईजी को नहीं भेजा जा सकता है सर। क्यों शर्मा जी? हाँ वो क्या कहते हैं, वो प्रोटोकॉल का सवाल है सर। और फिर चांद हमारा एक क्षुद्र उपग्रह तो है सर, किसी आईजी रैंक के अफसर को नहीं भेज सकते हैं। बात में तो बहुत दम है शर्मा जी आपके, तो ऐसा कीजिए किसी एसपी को भेज दीजिए। नहीं 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 सर, किसी एसपी को भी नहीं भेज सकते हैं। अब वो क्या कहते हैं, यहाँ पर आपकी जन कल्याण पद यात्रा के लिए सभी एसपी का यहाँ होना क्या हो सके सर। सर हम किसी सीनियर इंस्पेक्टर को भेज देते हैं। बहुत बढ़िया बात कही है शर्मा जी आपने। आखिर हमारी सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। तो शर्मा जी आप किसे भेजेंगे चंद्रलोक मिशन पर? वो क्या कहते हैं, आपको इंस्पेक्टर माता दीन याद है? इंस्पेक्टर माता दी? सर इंस्पेक्टर माता दीन, चुनाव के दौरान उसी ने आपकी मदद की थी जब आपका साला एक बहुत बड़े केस में फंस गया था। तो क्या कहते हैं, इसी ने आपको दौड़ से निकाला था सर। अच्छा अच्छा, वो अपना एमडी? जी हाँ सर, सीनियर इंस्पेक्टर माता दीन। हाँ, वो क्या कहते हैं, हाँ डिपार्टमेंट में सभी उसे एमडी साहब के नाम से जानते हैं। तो ठीक है शर्मा जी, आप तुरंत माता दीन को सूचित करें कि उन्हें एक खास मिशन पर चंद्रलोक भेजा जा रहा है। जी सर, आप निश्चिंत रहें, मैं माता दीन को यह संदेश भिजवा दूंगा कि वो चंद्रलोक में भारत पुलिस की उज्जवल परंपरा के दूत की हैसियत से जा रहा है। ऐसा काम करे कि डिपार्टमेंट
डेवलपमेंट की जय जयकार हो और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ साथ रूस और अमेरिका के राष्ट्रपति को भी सुनाई पड़े सर। बहुत बढ़िया बात कही है शर्मा जी, आखिर ऐसा ही होना चाहिए। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही होगा। और मैं माता दीन से ये भी कह दूंगा कि चंद्रलोक में आपके यूनिवर्सल नेता बनने की जमीन तैयार करे। वो क्या कहते हैं, जल्द ही आप यहाँ पर संबोधन के लिए आएंगे सर। तो ठीक है शर्मा जी, आप चंद्रलोक सरकार को तुरंत सूचित करें कि वो एमडी को लेने के लिए अपना यान पृथ्वी पर भेजे। जी सर। यार रंजना, इससे पहले मैं तुम्हें ये बताऊं कि चांद से यान आया नहीं, तुम एक काम करो ना, ये आत्महत्या के कारण वाली चिट्ठी पर दस्तखत कर दो। नहीं, पहले तुम। नहीं, पहले तुम। मैं सुसंस्कृत पुरुष हूँ, लेडीज फर्स्ट। नहीं नहीं, मैं नारी हूँ, पुरुष की अनुगामिनी। पहले तुम। मैं? अरे चलो ठीक है, मैं ही कर देता हूँ, तुम भी क्या कहोगी। ये लो कर दिए, अब तुम भी कर दो ना। अच्छा, इस पत्र से याद आया, तो क्या चांद की सरकार को पत्र भेज दिया गया था कि वो माता दीन को लेने के लिए पृथ्वी पर यान भेज दें? अरे बिल्कुल, चांद सरकार की तरफ से एक पत्र भेज दिया गया कि आप माता दीन को लेने के लिए पृथ्वी यान भेज दें और एक यान अंतरिक्ष अड्डे पर उतरा। तब तो सभी ने रीति रिवाजों के साथ माता दीन को विदा किया होगा। हाँ, सबसे विदा लेकर माता दीन और हवलदार पांडु हवाई अड्डे की तरफ बढ़े। प्रविधि नगर कीजिए सब राजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। ये याद रखना, मेरी विशेष अनुकंपा पे तुम मेरे साथ चंद्रलोक चल रहे हो। मेरे साथ मुस्तैदी से काम करना होगा। जी साहब, आपके साथ ये स्पेस टूर जरूर कामयाब रहेगा। बिल्कुल। वो एफआईआर की कॉपी रख ली है ना? जी साहब। और रोज नामचे का नमूना? जी। हाँ? मेरे प्रवास के दौरान अपनी धर्मपत्नी को मेरे घर जाकर काम करने को कह दिया है ना? जी साहब, मेरी घरवाली नहीं, राम भरोसे की घरवाली और हरि नारायण की घरवाली भी मेम साहब के पास काम के लिए चली जाएगी। और सर अगर आपको हो तो वो जाके पैर भी दबाएगी। तो ज्यादा नहीं हो रहा है? पांडु, वो मेरी वाली दवा रख ली है ना? पता नहीं चांद पर वो दवा मिले या ना मिले। निश्चिंत रहिए साहब, मैंने सारी दवा रख ली है। ये उल्टी की दवा, खांसी की दवा, पेट दर्द की गोली, सर दर्द की गोली सब रख ली साहब। मूर्ख, मिजाज खुश करने की दवा। अच्छा। निश्चिंत रहिए साहब, एक बार के लिए हम आपको भूल सकते हैं, मगर इसे नहीं भूल सकते। इम्पोर्टेड वाली रखिए साहब, आप फोटो दिखाओ। नहीं, यहाँ सारे सीनियर्स बैठे हैं, यहाँ नहीं। साहब। हाँ। ओह। ड्राइविंग लाइसेंस है ना तुम्हारे पास? जी हाँ श्रीमान। कौन सा? हेवी रहने वाला है कि नहीं? हल्के यात्री अंतरिक्ष यान परिचालन अनुज्ञा पत्र श्रीमान। ये कौन सा लाइसेंस होता है भाई? लाइट पैसेंजर स्पेस साइकिल ड्राइविंग लाइसेंस श्रीमान। तुम मत रखना, मैं पूछ रहा हूँ ना। गाड़ी में बत्ती वगैरह तो ठीक है ना? जी श्रीमान, सब कुछ ठीक है। हाँ, सब कुछ ठीक ही होना चाहिए भाई, वरना टेटवा दबाकर बीच अंतरिक्ष में चालान काट दूंगा तेरा। श्रीमान, हमारे वहाँ आदमी से इस तरह बात नहीं करते हैं। तभी तो तुम्हारी पुलिस कमजोर है। मैं उसी को तो ठीक करने आ रहा हूँ। सब सचिव साहब की मेम साहब आ रही है। माता दीन। मेम साहब, आप नहीं पता की मुझे बुला लिया होता, मैं खुद चला आता। कहिए क्या काम है? साहब, चांद पे भी जाना है, देर हो रही है। मूर्ख, पहले धरती के चांद से तो निपट लूं। माता दीन, क्या तुम चांद से लौटते वक्त मेरे लिए एड़ी चमकाने का पत्थर लेकर आ सकते हो? मेम साहब, अगर आप हो तो पूरा का पूरा चांद उठा लाऊं। नहीं, वो एड़ी चमकाने वाला पत्थर लेता आऊंगा। ठीक है साहब। हाँ, तो कहाँ थे हम? आप अंतरिक्ष में चालान करने की चालान से याद आया, गाड़ी में हॉर्न वगैरह तो ठीक है ना? सब कुछ ठीक है श्रीमान। हाँ, ठीक ठाक ही होना चाहिए।
और एक बात याद रखना, तू रास्ते पर हॉर्न बजाता हुआ चलना। परंतु श्रीमान पृथ्वीलोक से चंद्रलोक के बीच में मीलों तक कुछ नहीं है। तो क्या हुआ? रूल इज रूल। तू हॉर्न बजाते हुए चल बस। हाँ, तू हॉर्न बजाता हुआ चल। देखिए देखिए साहब, अंतरिक्ष अड्डे पर पुलिस अधिकारी आपके स्वागत के लिए खड़े हैं। यार पांडु, ना किसी के स्टार है ना किसी के पिता, इसका मतलब किसी को सैल्यूट नहीं करना है। हाँ सर, सही कहा आपने। और वैसे भी पांडु, हम यहाँ पुलिस अधिकारी की हैसियत से नहीं, सलाहकार की हैसियत से आए हैं। श्रीमान, श्रीमान, आप लंबी यात्रा से थक गए हैं। आपके आराम की व्यवस्था बड़े अतिथि गृह में की गई है। चलिए विश्राम करने चलिए आप। नहीं नहीं भाई, हमारे मंत्री जी का आदेश है, आराम हराम है। ये लो पांडु। ठीक है श्रीमान। हाँ सुनो, हम आज ही आपके पुलिस थाने और ये पुलिस लाइन का निरीक्षण करना चाहेंगे। ठीक है श्रीमान, जैसा आप उचित समझे। हवलदार श्रीमान, आपने गौर किया, यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर ही दिखाई दे रहा है। इधर दिखा। ठीक कहा पांडु तूने। आपके यहाँ पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर नहीं दिखाई दे रहा। भाई हमारे यहाँ तो हर पुलिस लाइन में हनुमान जी विराजते हैं। जी साहब, सिर्फ पुलिस लाइन ही नहीं, हर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में हनुमान जी का मंदिर होता है। हनुमान जी? हनुमान जी कौन थे? ये तो हम नहीं जानते श्रीमान। साहब, हनुमान जी को नहीं जानते? हरी हरी हरी। अरे हनुमान दर्शन का ज्ञान हर कर्तव्य परायण पुलिस वाले के लिए बहुत जरूरी है। तब तो हमें भी हनुमान दर्शन से परिचित कर दीजिए श्रीमान। पांडु, ओहो, हनुमान जी के दर्शन ऐसे नहीं होते। हनुमान जी के दर्शन के लिए आपको एक विशेष मुद्रा माना होगा। 4 3 2 1। सच हो गए श्रीमान। हाँ तो हनुमान जी सुग्रीव की सेना में स्पेशल ब्रांच में थे। उन्होंने सीता माता का पता लगाया था। एबडक्शन का मामला था, BNS 138। हनुमान जी ने रावण को वही सजा दी और तुरंत उसकी प्रॉपर्टी पर आग लगा दी। भाई हर पुलिस वाले को अधिकार होना चाहिए कि वो अपराधी को पकड़े और तुरंत सजा दे दे। अदालत जाने का झंझट ही नहीं। नो अरेस्ट, नो FIR, डिसीजन ऑन द स्पॉट। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी योजना है श्रीमान। लेकिन अभी ये सिस्टम हमारे भारत में लागू नहीं हो पाया है। हाँ तो कहा था मैं? श्रीमान, हनुमान जी। हाँ, हनुमान जी के काम से श्री रामचंद्र जी बहुत खुश हुए और अपने साथ अयोध्या ले आए और ड्रोन ड्यूटी पर तैनात कर दिया। वही हनुमान जी अब हमारे आराध्य देव हैं। जय बजरंगबली। जय बजरंगबली। मैं उनकी एक फोटो साथ लेकर आया हूँ, लीजिए। आप ऐसा कीजिए, इसकी कुछ मूर्तियां बनवाइए और अपनी पुलिस लाइन में स्थापित करवाइए। जी श्रीमान, जैसा आपका आदेश। पांडु, जब तक मूर्तियां स्थापित हो रही हैं, हम अतिथि गृह में चलकर विश्राम करना चाहेंगे। जी साहब, और फिर दवा भी तो लेनी है। रंजना, वो देखो ना, माता दीन और पांडु भी दवा लेने चले गए हैं। अब हम एक काम करते हैं, वो नदी के पास जाकर हम भी आत्महत्या कर लेते हैं और आगे की कहानी में तुम्हें चंद्रलोक प्रस्थान के समय सुना दूंगा। ठीक है, चलो। वाओ, कितनी सुंदर जगह है ये। अब हम यहाँ से कूदकर आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है ना? चलो, ठीक है। 1 2
सुसंस्कृत पुरुष हूँ, लेडीज फर्स्ट। नहीं नहीं, मैं नारी हूँ, पुरुष की अनुगामिनी। पहले तुम। मैं चलो ठीक है, मैं ही पूछ जाता हूँ, कोई बात नहीं। तुम तो मरने के बाद भी दांतों से नाखून नहीं चबाते रहना, बड़ी गंदी आदत है। अरे तुम खुद को भी तो देखो, या तुम ऊपर हाथ कर जमाइयां नहीं ले सकती हो क्या यार? कम से कम ऊपर हाथ तो रख लो, बढ़िया ही गवार कहेगी। अच्छा, वैसे हमारे मरने के बाद हमारे घर वाले हमारे लिए बहुत रोएंगे ना? मुझे तो अपने घर वालों के बारे में पता है, लेकिन हाँ तुम्हारे घर वाले सोचेंगे भला टली, अरे तुम्हारे बाद तुम्हारी 4 बहनें भी तो बैठी है ना। और तुम्हारे पापा, वो क्यों रोएंगे? मैं जानती हूँ वो तुमसे कितनी नफरत जो करते हैं। अरे यार छोड़ो इन बातों को, मैं क्या कह रहा था, हाँ कहानी में हम कहाँ थे? हाँ, उधर चंद्रलोक के पुलिस थाने में माता दीन और हवलदार पांडु आपस में कुछ चर्चा कर रहे थे। माता दीन कुछ कारण ना खोज पाने की वजह से इधर से उधर टहल रहे थे और सोच रहे थे कि आखिर ये चंद्रलोक के पुलिस वाले अपराधियों को क्यों नहीं पकड़ पाते। पांडु, आखिर ये अपराधियों को क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं? वो कहीं तो कुछ झोल है, कहीं तो कुछ है, कहीं तो... असल में बैठा तू। शिवाजी, शिवाजी। श्रीमान जी, आपके आदेश के अनुसार हमने चंद्रलोक की सभी पुलिस लाइनों में हनुमान जी की प्रतिमाएं स्थापित कर दी हैं। और तो और श्रीमान जी, हमने चंद्रलोक के हर पुलिस वाले को हनुमान चालीसा और सुंदरकांड की एक प्रति वितरित कर दी है। वितरित कर दी है, वितरित कर दी है, वितरित कर दी है। लेकिन इतनी जल्दी सब कुछ? जी हाँ श्रीमान जी। हमारी पुलिस अपराधों पर ध्यान नहीं दे रही है, इसीलिए तुम लोग लापरवाह और कामचोर हो गए हो। क्या हुआ श्रीमान? क्या हुआ श्रीमान? क्या हुआ श्रीमान? क्या हुआ श्रीमान? अरे सर, सस्पेंस छोड़िए, बात बताइए। अरे मैं बिल्कुल समझ गया हूँ, आखिर इनकी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं रहती है? अच्छा, तो आप ही बताइए क्या कारण है, हम उसे दूर करने की कोशिश करेंगे श्रीमान। ये देखो, हैं? ये देखो, आपकी पुलिस लापरवाह क्यों नहीं होगी? भाई आप लोग उन्हें इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें जो दे रहे हैं, सिपाही को 80,000, मुंशी को 1 लाख, कोतवाल को 2 लाख। अरे क्या मजाक बना रखा है आपने? इस तरह वो अपराधों पर ध्यान क्यों देने लगे? भाई हमारे यहाँ तो सिपाही को 20,000, हवलदार को 30,000, कोतवाल को 40,000, इसीलिए तो अपराध पर पैनी नजर रखे रहते हैं। आप तो ऐसा कीजिए, इनकी तनख्वाह कम करवाइए। ये तो अन्याय होगा श्रीमान, तनख्वाह कम कर दी जाएगी तो फिर कोई काम ही क्यों करेगा? अरे कोई अन्याय नहीं होगा, इधर सुनो। आप देखना, पहली बार घटी हुई तनख्वाह पाते ही आपकी पुलिस की मानसिकता में क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा। परिवर्तन आ जाएगा। पर श्रीमान, इससे तो पुलिस वालों का मनोबल गिरेगा। अरे आप तो तनख्वाह कम कीजिए, ना किसी का मनोबल गिरेगा, ना कोई आपसे तनख्वाह बढ़ाने के लिए कहेगा। जी साहब, हमने भी पिछले 5 साल से तनख्वाह देखी नहीं है, किस अकाउंट में तब आती है। ठीक है श्रीमान, लेकिन यह आदेश अल्पावधि के लिए होगा। अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो तनख्वाह पुनः बढ़ा दी जाएगी। हैं? जैसा आपने श्रीमान। हाँ, तो आज ही से तनख्वाह घटाओ अभियान शुरू। चांद अधिकारी के अनुरोध पर 4 महीनों में ही सचमुच बहुत ही असर आ गया। सारी पुलिस मुस्तैद हो गई, सोते से एकदम जाग गई, चारों तरफ नजर रखने लगी और ये सब देखकर सारे अपराधियों के मन में घबराहट होने लगी। तभी अगले ही दिन चांद अधिकारी ने सारे थाने के रिकॉर्ड मंगवा कर देखे। श्रीमान जी, आपने तो 2-3 महीनों में ही कमाल कर दिया श्रीमान। मैंने तमाम थानों के रिकॉर्ड मंगा के देखे श्रीमान, पहले से कहीं ज्यादा रिकॉर्ड दर्ज हुए श्रीमान जी। मैं तो आपकी सूझबूझ का कायल हो चुका हूँ श्रीमान। श्रीमान जी, आपने तो चंद्रलोक में क्रांति ला दी है, परंतु श्रीमान जी ये परिवर्तन संभव कैसे हुआ? वो कैसे हुआ? अरे साहब, हमारे साहब की तो बात ही निराली है। भाई पृथ्वी पर तो रोज ऐसे कारनामे करते हैं कि भाई ऐसे कारनामे करते हैं, ऐसे कारनामे करते हैं कि अब तो खुद ही याद नहीं कि इन्होंने कितनी क्रांतियां कर दी है। माफ कीजिए साहब, भावनाओं में बह गया था। श्रीमान वो परिवर्तन के पीछे भाई ये तो मामूली सी बात है। भाई मुलाजिम को कम तनख्वाह दोगे तो उनका गुजर कैसे होगा? सिपाही 5,000 में अपना घर नहीं चला सकता, 10,000 में इंस्पेक्टर अपने ठाट बाट मेंटेन नहीं कर सकता। इसके लिए जरूरी है कि वो ऊपरी कमाई करे, और ऊपरी कमाई तभी होगी जब वो अपराधियों को पकड़ेंगे, अपराध पर पैनी नजर रखेंगे।
भाई हमारी धरती के बहुत सारे देशों के सक्षम और स्वच्छ प्रशासन का यही रहस्य है। हमारी चांद सरकार आज ही आपकी प्रशंसा का पत्र पृथ्वी पर भेजेगी। श्रीमान, गुरुदेव, गुरुदेव आप धन्य हैं। आप यहाँ नहीं पधारते तो हम सब पुलिस वाले पूरी तनख्वाह से गुजारा करते रहते। आपने तो हमारी जिंदगी बना दी श्रीमान। साहब, आधी समस्या तो हल हो गई। चांद पुलिस सब अपराधी पकड़ने लगी है। हाँ तो पांडु, अब अपराध की जांच विधि में सुधार करने का समय आ गया है। परंतु गुरुदेव, अपराधी अगर पकड़ लिया जाता है तो उसे सजा कैसे दिलाई जाए? भाई मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कोई बड़ा केस हाथ आए ताकि नमूने के तौर पर उसका इन्वेस्टिगेशन करके आप लोगों को समझाया जाए। श्रीमान, कल रात मारपीट में जो आदमी घायल हुआ था उसने आज अस्पताल में अपना दम तोड़ दिया है। क्या? अच्छा तुम ऐसा करो, लाश का पोस्टमार्टम कराकर उसके घर वालों को सौंप। ठहरो, इस केस का इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे, आप लोग देखिएगा। ये हत्या का केस है और हत्या के केस में एविडेंस बहुत पक्का होना चाहिए। परंतु गुरुदेव, पहले तो कातिल का पता लगाया जाएगा, उसी के बाद तो एविडेंस इकट्ठा की जाएगी। ओहो, उल्टे मत चलो, पहले एविडेंस ढूंढो। एविडेंस क्या कहीं खून मिला किसी के कपड़ों पर या कहीं और? श्रीमान, मारने वाले तो भाग गए थे, मृतक सड़क पर बेहोश पड़ा था। वही एक भला आदमी रहता था, उस भले आदमी ने ही उसे अस्पताल भिजवाया और उस भले आदमी के कपड़ों पर ही खून के दाग लग गए हैं। श्रीमान, अभी हमारे साथ ही आया है, यही बाहर है, आप कहो तो अंदर बुलाऊं? ठहरो, उसे फौरन गिरफ्तार करो। श्रीमान, परंतु गुरुदेव, इसने तो उस मरते हुए आदमी की मदद की थी। तो क्या हुआ? भाई तुम खून के दाग कहाँ ढूंढते फिरोगे? पहले जो एविडेंस हमें मिला है उसे तो कब्जे न कर लें। जब तक हमें एविडेंस नहीं मिलता हम कुछ नहीं कर सकते। परंतु गुरुदेव, श्रीमान, आप नागरिक हाजिर है श्रीमान। तुमने उसे क्यों मारा? मैंने उसे नहीं मारा, मैंने तो मरे हुए आदमी को अस्पताल पहुंचाया। इनमें मेरा क्या कसूर? तुम्हारा क्या कसूर? लेकिन तुम ऐसी जगह गए क्यों? मैं वहाँ नहीं गया, वहाँ मेरा मकान है और झगड़ा मेरे मकान के सामने हुआ। वहाँ तुम्हारा मकान है, झगड़ा तुम्हारे मकान के सामने हुआ, लेकिन मैं पूछता हूँ ऐसी जगह पर जाना ही क्यों? वहाँ मैं नहीं गया, वहाँ मेरा मकान है। मैं समझ गया, वहाँ तुम्हारा मकान है, झगड़ा तुम्हारे मकान के सामने हुआ, लेकिन फिर भी मैं पूछता हूँ झगड़े की जगह पर जाना क्यों? झगड़े की जगह नहीं गया, अरे मैंने तो मरे हुए आदमी को अस्पताल पहुंचाया, इसमें मेरा क्या कसूर? इसे फौरन ले चलो और हवाला पे बंद कर दो, जब तक सब कुछ सच सच बता देगा। जी श्रीमान। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। परंतु गुरुदेव, ये आदमी सच बोल रहा था। किसने कहा? ये हम जानते हैं कि वो सच बोल रहा है। गुरुदेव, जब आप जानते हैं तो फिर इतने सवाल जवाब क्यों? ओहो, आओ मैं तुम्हें इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत बताता हूँ। आदमी मरा है तो ये पक्का है कि उसे किसी ने मारा जरूर है, कोई कातिल भी है और किसी ना किसी को सजा भी होनी है। अब सवाल ये है कि सजा किसे होनी है, लेकिन हमारे लिए ये सवाल इतना महत्व नहीं रखता जितना ये सवाल कि जुर्म उस पर साबित हो, या किस पर साबित किया जाना चाहिए। भाई अगर कत्ल हुआ है तो किसी ना किसी आदमी को सजा जरूर होगी, मारने वाले को होती है या बेकसूर को, इससे हम पुलिस वालों का कोई लेना देना नहीं। भाई मनुष्य और मनुष्य सब समान हैं, सभी मनुष्यों में उस परमात्मा का अंश है और हम पुलिस वाले इसमें कोई भेदभाव नहीं करते। ये तो पुलिस का मानवतावाद है। वाह साहब वाह, तालियां। क्या भाषण दिया है साहब, क्या भाषण दिया है। अगर ऐसा भाषण आप पृथ्वी में देते ना तो मंत्री तो पक्के थे साहब। हाँ तो गुरुदेव आगे। हाँ आगे दूसरा सवाल ये है कि जुर्म किस पर साबित हो सकता है। इसका निर्णय दो बातों से होता है।
पहला, क्या वो पुलिस के काम में टांग अड़ाता है? दूसरा, क्या उसे सजा देने से ऊपर वाले खुश होते हैं? श्रीमान, वो आदमी तो भला है, परंतु पुलिस अन्याय करती है तो वो उसका विरोध करता है। और बात रही ऊपर के लोगों की, तो वो आदमी विरोधी दल के राजनीति वाला है। विरोधी दल के राजनीति वाला, फर्स्ट क्लास केस, पक्का एविडेंस और ऊपर का सपोर्ट। परंतु गुरुदेव, हमारे गले एक बात नहीं उतरती, क्या एक निरपराध भले व्यक्ति को सजा दिलाया जाना उचित होगा? ओहो, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, मनुष्य और मनुष्य सब समान है। सजा मारने वाले को होती है या बेकसूर को? फांसी पर तो ऊपर वाला ही लगेगा ना। और फिर तुम खून के राह कहां ढूंढते फिरोगे? तुमको भरो एफआईआर। जैसा आप कहें गुरुदेव। और हाँ सुनो, एफआईआर भरते समय ऊपर और नीचे थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के रखना। पर ऐसा क्यों गुरुदेव? ताकि समय आने पर कुछ घटाया और कुछ बढ़ाया जा सके। अरे रंजना यार, तुम कहाँ भागी जा रही थी? तुम्हें याद है, तुम्हें हमारे मैनेजर सक्सेना सर कितने सख्त और अनुशासन प्रिय आदमी थे। मैंने ना उन्हें कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। माना कि वो सख्त और अनुशासन प्रिय आदमी थे, लेकिन ये बात भी सच है कि वो एक नंबर के दिलफेक आदमी थे। यार कैसी बात कर रही हो? सक्सेना सर जैसा अनुशासन प्रिय, जिंदा दिल, संयमी और सदाचारी इंसान और कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें। तो फिर तुम्हारे सक्सेना सर जैसा अनुशासन प्रिय, सदाचारी, संयमी आदमी मिसेस शर्मा से कैसे प्रेम करने लगा? और दूसरी तरफ मिसेस शर्मा की छोटी बहन से भी उसका टाका भिड़ने लगा था। यार ये तो बस अफवाहें थी, ये बस उनको बदनाम करने की चाल थी। ये तुम कैसे कहते हो कि उन्हें बदनाम करने की चाल थी? मुझे तो कई लोगों से उनके बारे में पता चला था। यार एक बात दो सुनो, तुम मेरी बात मानोगी या और लोगों की? अरे तुम भी तो अन्य पुरुषों के भांति पुरुषवादी समाज का ही पक्ष ले रहे हो। देखो यार रंजना, मैं सुसंस्कृत पुरुष हूँ, लेडीज फर्स्ट वाली परंपरा को मानता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं तुमसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं भी नारी हूँ, पुरुष की अनुगामिनी, और यहाँ मैं भी तुमसे सहमत नहीं हूँ। छोड़ो इन बातों को यार, मैं क्या कह रहा था? हाँ, माता दीन के कहे अनुसार एफआईआर लिख दी गई और एफआईआर लिखते समय थोड़ी थोड़ी जगह भी छोड़ दी गई ताकि जरूरत पड़ने पर कुछ जोड़ा या घटाया जा सके। चंद्रलोक में ये पहली बार हो रहा था कि जिस आदमी ने मदद की उसी को मुल्जिम साबित करने की प्रक्रिया चलने लगी। इस विचित्र प्रक्रिया को लेकर चंद्रलोक में तरह तरह की बातें होने लगी। अगले ही दिन माता दीन कोतवाली पहुंचे, देखा कोतवाल साहब वहां उदास बैठे थे। इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत। जी साहब, आप तो क्यों भाई? कोतवाल साहब को क्या हुआ है? इनके चेहरे पर 12 के बजे हुए हैं। आप भी पूछ लीजिए श्रीमान। कोतवाल साहब, क्या कातिल को फांसी हो गई? कोतवाल साहब। गुरुदेव, गुरुदेव अपनी तो बड़ी आफत है। चंद्रलोक के तमाम पत्रकार और जागरूक नागरिक आते हैं और कहते हैं कि उस बेचारे बेकसूर को क्यों फंसा रहे हो। ऐसा तो चंद्रलोक में पहले कभी नहीं हुआ। अब आप ही बताइए गुरुदेव, हम किसी को क्या जवाब दें? हम तो बड़े शर्मिंदा हैं। घबराओ नहीं, शुरू में ऐसे कामों में आदमी को शर्म आती है, लेकिन देखना बाद में तुम्हें बेकसूर को छोड़ने में शर्म आएगी। और फिर हर बात का एक ही जवाब है भाई। अगर कोई तुमसे आकर पूछता है ऐसा क्यों किया, तो तुम कह देना हम जानते हैं वो निर्दोष है, लेकिन सब ऊपर से हो रहा है। तब तो वो एसपी साहब के पास जाएंगे। तो एसपी साहब भी कह देंगे सब ऊपर से हो रहा है। लेकिन गुरुदेव, तब तो वो आईजी साहब से शिकायत करेंगे। तो आईजी साहब भी कह देंगे सब ऊपर से हो रहा है। तब तो वो मंत्री जी के पास जाएंगे। अरे भाई, तो मंत्री जी भी कह देंगे हम क्या जाने भाई, सब कुछ ऊपर से हो रहा है। तब तो वो जरूर प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। तो भैया माननीय प्रधानमंत्री जी भी कह देंगे हम जानते हैं कि वो बेकसूर है, लेकिन हम क्या करें, सब ऊपर से हो रहा है। लेकिन गुरुदेव, तब तो वो भगवान के पास, उसके पास भाई आज तक कोई भगवान के पास से वापस लौट सका है? अब गुरुदेव, गुरुदेव आपकी एक फोटो तो मैं हमेशा अपनी जेब में रखूंगा। भाई एक मुहावरा हमेशा याद रखो, सब ऊपर से हो रहा है। हमारी सरकारों को कई सालों से बचाए हुए हैं। तुम भी ये मुहावरा याद रख लो। और अब उठो,
नहीं गुरुदेव, मुझे तो अपना शीर्ष जंगल में ही रहने दीजिए। अरे भैया अब उठो और केस की तैयारी करो और कुछ चश्मदीद गवाह ढूंढो। उठो। परंतु गुरुदेव, चश्मदीद गवाह कहाँ मिलेगा? जब किसी ने उसे मारते हुए ही नहीं देखा तो चश्मदीद गवाह कैसे होगा? पांडु, मुझे गवर्नमेंट ने कहाँ फंसा कर रख दिया? इन्हें तो ABCD भी नहीं आती। साहब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, मैं इन्हें समझाता हूँ। चश्मदीद गवाह किसे कहते हैं जानते हो? नहीं, हाँ, नहीं। ओहो, भाई चश्मदीद गवाह वो नहीं जो देखे, बल्कि चश्मदीद गवाह वो है जो कहे कि हमने देखा। क्यों साहब, मैंने ठीक कहा ना? लॉर्ड भाई पांडु। परंतु गुरुदेव, कोई ऐसा क्यों कहेगा? कहेगा? अरे मेरी समझ में नहीं आता, तुम डिपार्टमेंट चलाते कैसे हो? भाई चश्मदीदों की एक लिस्ट तो पुलिस वालों के पास हमेशा रहती है। जैसी जरूरत पड़ी उन्हें चश्मदीद गवाह बनाकर पेश कर दिया। और फिर हमारी धरती में तो ऐसे लोग हैं जो साल में 300-400 वारदातों के चश्मदीद गवाह होते हैं। हमारी अदालतें भी मान लेती हैं इस व्यक्ति में कोई दिव्य शक्ति है, जो अपनी दिव्य शक्ति से जान जाता है कि अमुक जगह पर वारदात होने वाली है और वहां पहले ही पहुंच जाता है। परंतु गुरुदेव, पूरे चंद्रलोक में ऐसा कोई दिव्य पुरुष नहीं है। ओहो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। 8-10 भाई गिरोह को लाओ जो चोरी चकारी करते हो, जुआ खेलते हो, शराब पीते हो, उन्हें चश्मदीद गवाह बनाकर पेश करो। बस जैसा आप कहें गुरुदेव। गुरुदेव, आपके आदेशों का पालन करते हुए पूरे चंद्रलोक के 8-10 नवरत्नों को बाकायदा इन्विटेशन लेटर देकर यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। अपने अपने ओहदे के अनुसार दो यहाँ पर बैठे हैं हाथ जोड़कर, और बाकी सब अंदर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। पांडु, बहुत दिनों बाद ऐसे लोगों को देख रहा हूँ। आंखें सूली हो गई थी। जी साहब, आज जाके आपको को सुकून मिला है। हटो। तुम लोगों ने उसे लाठी मारते हुए देखा था? नहीं साहब, हमने कुछ नहीं देखा। नहीं साहब, हम तो वहाँ गए ही नहीं। अब कोई बात नहीं भाई, तुम लोगों का पहला मौका है। मैं जानता हूँ तुम लोग वहाँ नहीं थे, फिर भी तुम लोगों ने उसे लाठी मारते हुए देखा था। लगता है साहब पागल हो गए। तभी ऐसी उठपटांग बातें करते हैं। ये तो हमारे साथ में पागल कह रहा है। और जो मैं पूछ रहा जानते हैं साहब, जब हम वहाँ थे ही नहीं तो कैसे कुछ देख सकते हैं? कैसे कुछ देख सकते हो? अबे तुम लोगों ने जो कुछ किया है ना, वो सब उस रजिस्टर में दर्ज है। 10-10 साल की सजा हो सकती है तुम लोगों को। बोलो, जेल जाओगे या जो मैं कहता हूँ करोगे? नहीं साहब, हम जेल नहीं जाना चाहते। तो ठीक है, तुम लोगों ने उसे लाठी मारते हुए देखा था। हाँ साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा। वो आदमी जब घर से बाहर निकला और उसने जो लाठियां मारना शुरू किया, वो बेचारा तो सड़क पर बेहोश होकर गिर पड़ा था। हाँ साहब, मैंने भी देखा, वो बेचारा बेहोश होकर सड़क पे गिर पड़ा था। हाँ, तो भविष्य में भी तुम इस तरह की वारदातें देखते रहोगे। ठीक है साहब, जो आप कहेंगे हम वो सब देखेंगे। गुरुदेव! रंजना, बहुत दिनों से एक बात मेरे मन में थी, सोचा मरने से पहले सारी बातें क्लियर कर दूं। कुछ पूछना चाह रहा था तुमसे। तुम छिपकर उस विक्की से मिलती थी ना? विक्की? कौन विक्की? अरे यार, वही विक्की जिसके बाप ने तुम्हारे बाबूजी को सस्पेंड कराया था। तुम्हें भ्रम है, मैं किसी विक्की को नहीं जानती। यार रंजना, तुम सच बताना, तुम उससे प्रेम करने लग गई थी ना? मैं भला उस बदमाश से प्रेम करूंगी? नहीं रंजना, मुझे पता है तुम उससे प्रेम करने लग गई थी। तुम कैसे कहते हो कि मैं उससे प्रेम करती थी? यार अगर तुम उससे प्रेम नहीं करती तो तुम उससे बदमाश नहीं कहती। हाँ, मैं उससे प्रेम करती थी, मगर शादी तो नहीं की ना। माता दिन के कहे अनुसार FIR लिख दी गई।
और कार्यप्रणाली तय हो गई। FIR बदलना, बीच बीच में पन्ने डालना, रोज नामचा बदलना, गवाहों को तोड़ना सब सिखा दिया। उधर उस आदमी को भी 20 साल की सजा हो चुकी थी। चांद की पुलिस शिक्षित हो चुकी थी। धड़ाधड़ केस बनने लगे, सजा होने लगी। चांद पुलिस की ऐसी मुस्तैदी भारत सरकार का ही नतीजा थी। और उधर पृथ्वी लोक में सभी मंत्री ये सब दृश्य अपने मोबाइल फोन पर देख रहे थे और सोच रहे थे कि सद्भावना यात्रा का वातावरण बन रहा है। वाह साहब वाह, क्या गजब का सार्वजनिक अभिनंदन किया गया था। आप फूलों से लदी खुली जीप पर कभी इधर तो कभी उधर, कभी इधर तो कभी उधर, और आसपास जय जयकार करते सैकड़ों हजारों लोग। क्या गजब का दृश्य था साहब। अगले ही दिन यान तैयार किया गया और माता दीन ने SP साहब के लिए एड़ी चमकाने वाला पत्थर रखा और यान पर बैठकर विदा हो गए। ये दृश्य देखकर चांद के पुलिस वाले रो पड़े। पर हम सबके लिए रहस्य तो बना ही रहा कि आखिर चांद की संसद में ऐसा क्या हो गया। आखिर चांद के